कैसी है? प्रबंध किस प्रकार का है? क्या प्रबंध को एक विधा यानी कि अलग से पढ़ने लायक एक विषय समझा जाए, या प्रबंध को कला के रूप में माना जाए, या प्रबंध को विज्ञान के रूप में देखा जाए? अलग अलग विद्वान प्रबंध को अलग अलग प्रकृति का मानते हैं। कुछ कहते हैं प्रबंध बहुविधा के रूप में, यानी इस एक में ही कई सारे विषयों का समावेश होता है। कुछ कहते हैं प्रबंध अपने आप में कला एवं विज्ञान है, यानी कला और विज्ञान के गुणों को समाये हुए है। कुछ कहते हैं प्रबंध एक पेशे के रूप में स्थापित हो चुका है, तो कुछ अन्य विद्वान ये कहते हैं कि प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया का है, यानी जिस जगह भी इसे लागू किया जाए ये उस जगह उस तरह के परिणाम देने लग जाता है जैसा उसे लागू किया गया। अब यहाँ हम इन चारों ही पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर प्रबंध की प्रकृति है कैसी। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि प्रबंध की प्रकृति में इन चारों ही चीज़ों का समावेश है, यानी सारी ही विशेषताएं प्रबंध में पाई जाती है। इसलिए प्रबंध को यदि प्रकृति के रूप में देखा जाए तो प्रबंध में ये चारों ही चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रबंध एक बहुविधा के रूप। अब यहाँ पर एक शब्द आया है विधा। ये विधा क्या होता है? विधा ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा जिसका विद्यार्थी अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के पश्चात उसे रोजगार के रूप में अपनाकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उसको विधा कहा जाता है। एक तरह से हम साधारण शब्दों में मान लें कि एक विषय जिसके बारे में सारे सिद्धांत सारे नियम पहले से विकसित है, और यदि हम उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उससे कुछ कुशलताएं कौशल सीखते हैं, तो उसके आधार पर जब हम अपना जीवन यापन कर सकें तो यही विधा कहलाती है। तो क्या प्रबंध भी ज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा है? नहीं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिस तरह विज्ञान, वाणिज्य, संगीत, कानून, इन सभी विषयों के अपने अपने कुछ सिद्धांत नियम है, ठीक इसी प्रकार प्रबंध के भी कुछ सिद्धांत या नियम है, लेकिन ये सिद्धांत एवं नियम प्रबंध को विभिन्न विषयों के द्वारा प्राप्त हुए हैं। अलग अलग विद्वानों ने समय समय पर कुछ विषयों से जो सिद्धांत है उन्हें जोड़कर प्रबंध के सिद्धांतों के रूप में उनका विकास किया है। जैसे सबसे पहले अर्थशास्त्र के द्वारा प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया को जोड़ा गया। संसाधनों का आवंटन, किसी व्यवसाय में कितने संसाधन है, संसाधनों को किस प्रकार अलग अलग विभागों में अलग अलग कार्यों में आवंटित किया जाए, उनका उपयोग किस प्रकार किया जाए, ये सारे ही सिद्धांत अर्थशास्त्र से प्रबंध में लिए गए। फिर राजनीति शास्त्र, संगठन की संरचना कैसी हो व्यवसाय में, संगठन के सिद्धांत क्या रखे जाए, नौकरशाही को किस प्रकार वहाँ पर प्रयुक्त किया जाए, इन सभी के सिद्धांत राजनीति शास्त्र के द्वारा प्रबंध में लिए गए हैं। ठीक इसी प्रकार जीव विज्ञान या मनोविज्ञान, प्रबंध सबसे ज्यादा अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला पर जोर देना है। तो यहाँ पर जब एक फर्म में आपके अधीन कई सारे अधीनस्थ काम कर रहे हैं तो उनके व्यक्तिगत व्यवहारों को, उनके मानवीय व्यवहारों को समझना, उन्हें किस प्रकार नियंत्रित किया जाए, ये सब कुछ जीव विज्ञान या मनोविज्ञान से लिया गया है। यानी इन विषयों की सहायता से प्रबंध को विकसित किया गया है, इसलिए प्रबंध को एक बहुविधा कहा जाता है। उसके बाद में समाजशास्त्र, मानवीय समूहों की कार्य प्रणाली संबंधी सिद्धांतों को समाजशास्त्र से लिया गया है। एक समाज में अलग अलग लोगों के समूह रहते हैं, अलग अलग धर्म के, जाति के, अलग अलग रंग रूप के, उन सभी को जोड़ते हुए किस प्रकार समाज संचालित होता है, किस प्रकार समाज काम करता है, यह सिद्धांत समाज शास्त्र से प्रबंध में लिया गया है। क्योंकि प्रबंध में भी एक व्यवसाय में कई सारे लोगों का समूह होता है जो अलग अलग विभागों में अलग अलग प्रभागों में काम करते हैं, तो उनसे किस प्रकार मनचाहे परिणाम को प्राप्त किया जाए, यह जो नियम है या ये जो सिद्धांत है ये समाज शास्त्र से प्रबंध में लिए गए हैं। तो प्रबंध में कई सारे विषयों के सिद्धांतों को, नियमों को समाहित किया गया है, इसलिए प्रबंध को एक बहुविधा के रूप में कहा गया है। तो सबसे पहले प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध एक बहुविधा के रूप में यहाँ स्पष्ट होती है। प्रबंध की प्रकृति का दूसरा पॉइंट है प्रबंध विज्ञान एवं कला के रूप में। अब यहाँ पर हम पहले विज्ञान और कला का अर्थ समझेंगे। विज्ञान किसे कहते हैं? किसी भी ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन जो कारण एवं परिणाम में संबंध स्थापित करता है।
क्या कारण से कार्य किया जा रहा है और उसका परिणाम क्या प्राप्त होगा। लेकिन ये कारण एवं परिणाम के संबंध सदैव परीक्षणों पर या अवलोकन पर आधारित होते हैं। जैसे कि हम बचपन से विज्ञान विषय के बारे में पढ़ते आए हैं कि विज्ञान का हर एक नियम, हर एक सिद्धांत प्रयोगों पर आधारित होता है। हम हर एक पॉइंट जब सिद्ध करते हैं तो पहले प्रयोग के द्वारा हमें सिखाया जाता है कि किस तरह गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करती है, कौन सा केमिकल कौन से केमिकल से मिलाने पर क्या परिणाम आते हैं। यानी विज्ञान का प्रत्येक नियम, प्रत्येक सिद्धांत परीक्षणों पर आधारित होता है और प्रत्येक नियम हमें कारण और परिणाम के संबंध को दर्शाता है कि ये कार्य इस कारण से ये परिणाम प्रदान कर रहा है। तो क्या प्रबंध में भी विज्ञान की ये विशेषताएं पाई जाती है? यहाँ पर हम समझेंगे विज्ञान की विभिन्न विशेषताओं को। सबसे पहले विज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, यानी सभी जगह समान रूप से लागू किए जा सकते हैं। अगर हम भारत में विज्ञान के किसी नियम को, गुरुत्वाकर्षण शक्ति को या H2O प्राप्त करने को या अन्य किसी भी नियम को लागू करते हैं तो जैसा परिणाम सिद्धांत वह हमें भारत में प्रदान कर रहा है, ठीक वैसा ही अमेरिका, जापान, जर्मनी, विश्व के किसी भी कोने में चले जाए वही परिणाम प्रदान करेगा। तो विज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक है, यानी सभी जगह समान रूप से एक ही सिद्धांत को लागू किया जाता है। दूसरा, विज्ञान के सिद्धांत परीक्षणों पर आधारित है। विज्ञान का प्रत्येक सिद्धांत बार बार परीक्षण करके, उनकी जांच करके ही उसे नियम बनाया जाता है, उसे सिद्धांत बनाया जाता है। ऐसे ही किसी भी बात को सिद्धांत का रूप नहीं दिया जा सकता। तो प्रबंध में भी ये दोनों विशेषताएं पाई जाती है। प्रबंध के सिद्धांत भी हमने पहले ही प्रबंध की विशेषताओं में पढ़ा कि प्रबंध सार्वभौमिक प्रकृति का होता है, यानी सभी जगह प्रबंध पाया जाता है। प्रत्येक वह स्थान जहां पर किसी व्यक्ति ने कोई उद्देश्य निर्धारित किया है, प्रबंध वहां पर स्वतः ही मौजूद होगा। तो यहाँ पर प्रबंध के सिद्धांत भी सार्वभौमिकता का गुण रखते हैं। फिर प्रबंध के सिद्धांत भी परीक्षणों पर, अवलोकनों पर, शोध एवं अनुभवों के आधार पर विकसित किए गए। विभिन्न प्रबंध विद्वानों के द्वारा समय समय पर कार्यस्थल पर उनके सामने जो समस्याएं आई उनका समाधान उन्होंने किस प्रकार किया, फिर उन्होंने जिस प्रकार किया ठीक वैसा ही समाधान अगर किसी और ने भी प्राप्त किया तो वे ही सारे कार्य करने के तरीके प्रबंध के सिद्धांत के रूप में विकसित हो गए। तो इस प्रकार प्रबंध के सिद्धांत भी परीक्षणों पर आधारित है, यानी ये दो विज्ञान की विशेषताएं प्रबंध में पाई जाती है। तीसरा है कारण एवं परिणाम में संबंध। प्रबंध की विज्ञान के जितने भी सिद्धांत होते हैं वो कारण एवं परिणाम में संबंध को दर्शाते हैं कि कोई भी कार्य इस कारण से ये परिणाम दे रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से हमारे सामने ये परिणाम आ रहा है। ठीक इसी प्रकार प्रबंध के सिद्धांत भी कारण एवं परिणामों में संबंध को दर्शाते हैं, चाहे वह मानवीय व्यवहार पर आधारित हो या संगठन के स्तर पर प्रयोग में लाए जाने वाले हो। किसी भी प्रकार के सिद्धांत होंगे वे कारण एवं परिणामों में संबंध को दर्शाते हैं, यानी विज्ञान का यह सिद्धांत भी प्रबंध में पाया जाता है। फिर उसके बाद में समस्या निवारण के लिए सिद्धांतों का प्रयोग। जब जब विज्ञान में कोई भी समस्या पाई जाती है या विज्ञान के क्षेत्र में कोई समस्या होती है तो वहां पर समस्याओं का समाधान करने के लिए विज्ञान के प्रचलित नियमों या सिद्धांतों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार प्रबंध के सिद्धांतों को भी कार्यस्थल पर, व्यावसायिक स्थल पर जितनी भी समस्याएं पाई जाती है उनके निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उन्हें पहले से ही लागू किया जाता है ताकि समस्याओं का सामना कम करना पड़े, और अगर फिर भी भविष्य में समस्याएं आ रही है तो इन सिद्धांतों के आधार पर उन समस्याओं से निपटने का काम किया जाता है। यानी विज्ञान की यह विशेषता भी प्रबंध में पाई जाती है। तो अब तक जो पॉइंट्स हम समझ रहे हैं उनसे हमें ये लगता है कि प्रबंध भी एक विज्ञान है, लेकिन अभी भी एक पॉइंट बाकी है जो ये बताता है कि प्रबंध विज्ञान के सभी सिद्धांत सभी जगह पर एक समान परिणाम देते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि विज्ञान के किसी भी प्रयोग को अगर हम जोधपुर की प्रयोगशाला में करें या कहीं बाहर जाकर के दिल्ली, बॉम्बे की प्रयोगशाला में करें या हमारे देश के बाहर दूसरे देशों में जाकर के करें तो भी वह हमेशा एक समान परिणाम देंगे। लेकिन प्रबंध में ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रबंध मानवीय व्यवहारों पर आधारित होता है। एक फर्म में किसी अलग तरह की सोच वाले, विचारों वाले, स्तर वाले कर्मचारी कार्यरत हो सकते हैं, लेकिन ऐसी ही समस्या अगर किसी दूसरी फर्म में आ जाए तो वहां पर जरूरी नहीं है कि उसी समझ वाले, उसी सोच वाले व्यक्ति वहां पर कार्यरत होंगे। तो जिस प्रकार के व्यक्ति आपके अधीन कार्यरत है आपको उनकी सोच के अनुसार उस
परिणाम को या उस समस्या को समाप्त करने के लिए काम करना होगा, तभी आप परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। यानी आप सिद्धांतों को लागू तो कर दें, लेकिन सभी जगह उसके एक समान परिणाम प्राप्त होंगे ऐसा नहीं है। ठीक ऐसे ही जैसे अगर हम क्लासरूम में पढ़ाई कराते हैं तो क्या सभी बच्चे एक समान हमारी सिखाई हुई चीज़ों को समझ पाते? नहीं समझ पाते, क्योंकि सभी का बौद्धिक स्तर अलग अलग है, सभी की सोच अलग अलग है, किसी भी विषय को लेकर के उनका इंटरेस्ट अलग अलग है। तो यहाँ पर क्योंकि मानवीय व्यवहारों से प्रभावित हो रहा है कार्यस्थल का वातावरण, तो ठीक वैसे ही परिणाम नहीं देगा जैसा कि विज्ञान में 100% एक समान परिणाम प्रदान किए जाते हैं। तो केवल एक विशेषता की उपलब्धि ना होने के कारण या एक विशेषता की अनुपस्थिति के कारण प्रबंध को संपूर्ण विज्ञान नहीं कहा जा सकता, अभी इसे अयथार्थ विज्ञान माना जाता है। यानी प्रबंध एक पूर्ण रूपेण विज्ञान नहीं है, बल्कि एक अयथार्थ विज्ञान के रूप में माना गया है। यानी प्रबंध की प्रकृति में यह कहा जा सकता है कि प्रबंध एक बहुविधा के रूप में तो है, लेकिन प्रबंध एक अयथार्थ विज्ञान के रूप में मौजूद है।